दोस्तों नमस्कार। आज एक गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए आपसे रूबरू हूं। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के बाद हरियाणा में होने वाले चुनावों में महाविकास अघाड़ी के लिए क्या चुनौतियां हैं और खास करके राहुल गांधी की मुश्किलें क्या हैं। राहुल गांधी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस समय भाजपा के सोशल मीडिया से लेकर के और कारपोरेट मीडिया तक अंबानी अडानी के चैनलों पर राहुल गांधी की छवि को लेकर के और राहुल गांधी की लोकप्रियता को लेकर के ढेर सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां तक ऐलान किया जा रहा है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के मुकाबले टिक ही नहीं सकते। हरियाणा में जहां कांग्रेस पार्टी को एक तरफा जीत मिलते हुए दिखाई पड़ रही थी, नतीजा उसके उलट हुआ। क्या कारण थे ये इस पर हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन एक मुद्दे पर मैं आपका जरूर ध्यान चाहूँगा। हरियाणा में जो सामाजिक समीकरण हुए, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो CSDS का सर्वे आया है, द हिंदू ने रिपोर्ट छापी है, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से ये समझ में आता है, अगर EVM में 5-6% का घालमेल हम छोड़ दें तो, जिसका आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। निश्चित रूप से केवल EVM के जरिए चुनाव नहीं जीते जा सकते। EVM में अगर कुछ धांधली होती है तो उसकी भी एक सीमा होती है, लेकिन असल में भारतीय जनता पार्टी और खास करके मोदी और शाह की भाजपा जातियों के बेहतरीन गठजोड़ और उसमें भी विभाजन और डर की राजनीति के जरिए चुनाव जीतती है। भाजपा खुल करके धर्म के आधार पर सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, लेकिन वोट चुनाव जीतने के लिए उसे केवल जाति की राजनीति से मिलते हैं। इसलिए मैं बराबर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, लेकिन चुनाव वो जाति की राजनीति से जीतती है, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान नहीं है, जाति प्रधान है। और हरियाणा के चुनावों ने भी ये बता दिया। मैं अगर CSDS के सर्वे की बात करूं, नॉन जाटो दलित, OBC इंक्लूडिंग यादव जो अहिरवाल का इलाका था, इसके अलावा ब्राह्मण और खत्री, थोड़ा सा जाट भी, ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा कॉम्बिनेशन था जिसने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार चुनाव जिताया। अब एक सवाल जो खड़ा होता है कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव मैदान क्यों छोड़ दिया था। ये भी एक सोची समझी रणनीति लगती है। दरअसल बीजेपी चाहती थी कि ये चुनाव जाट वर्सेस अदर्स हो जाए। जाट समाज का जो पुराना इतिहास है, पुराने का मतलब 100 साल पुराना नहीं, 10 साल पुराना जो इतिहास है, जो सामाजिक समीकरण है, उसमें जाटों का जो वर्चस्व है और जाटों के जरिए जो उत्पीड़न होता है OBC और दलित जातियों का, उससे उनके भीतर एक डर बैठा हुआ है। बीजेपी हमेशा डर की बेहतरीन राजनीति करती है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जब मैदान छोड़ा या उसने कोई नारा नहीं दिया, ये पहला इलेक्शन था जब उसने अब की बार 40 पार या 80 पार का कोई नारा नहीं दिया। यानी चुनाव मैदान में उसने न तो एग्रेशन दिखाया और न ही उसने बहुत कोई तगड़ा मुकाबला देने की कोशिश की। इसका जमीन पर जो असर हुआ कि जो जाट मतदाता था, जाट समाज था, उसमें किसान आंदोलन की वजह से, महिला पहलवानों की वजह से एक एग्रेशन आया, और वो एग्रेशन जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, जमीन पर जब वो हो रहा था, तो उसके जरिए एक साइकोलॉजिकल फायदा बीजेपी ने उठाया और लोगों को डराया।
इसीलिए मैं कहता हूं कि असल में जो खेल है वो जाति का है। अब जरा महाराष्ट्र की तरफ आइए। महाराष्ट्र में जल्दी ही चुनावों का ऐलान होने जा रहा है। झारखंड में भी चुनाव होने हैं, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में एक साथ चुनाव होंगे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली पार्टी और उसका चुनाव आयोग जब 2-3 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा सकता तो पूरे देश के चुनाव कैसे एक साथ कराएगा, इसलिए मुझे वो डाउट है। लेकिन मैं सिर्फ आज महाराष्ट्र पर रहना चाहता हूं, क्योंकि हरियाणा से ज़्यादा बड़ी चुनौती महाराष्ट्र की बनने जा रही है, खास करके इंडिया अलायंस के लिए। महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाती तो निश्चित रूप से उसके लिए नैरेटिव के स्तर पर एक रास्ता स्मूथ बन जाता। राहुल गांधी की जो लोकप्रियता और विश्वसनीयता लोगों के बीच में है, उसमें कोई कमी नहीं आने जा रही है। राहुल गांधी का संघर्ष और राहुल गांधी की लगातार लोगों के बीच में उपस्थिति भी कहीं कम नहीं होने जा रही है। लेकिन असली सवाल कांग्रेस पार्टी के अपने क्षत्रपों का, संगठन का, उनके अंतर्विरोधों का, नेताओं के आपसी खींचतान का, ये महाराष्ट्र में भी आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि असली चुनौती राहुल गांधी को 2-3 मुद्दों पर मिलने वाली है। पहली बात तो बीजेपी भी महाराष्ट्र में भी मराठा बनाम आदर्श का इलेक्शन करना चाहेगी, ये उसके फायदे में। और पिछले दिनों मराठा आंदोलन बड़े पैमाने पर खड़ा हुआ आरक्षण को लेकर के, और वो एक अंदरूनी अनरेस्ट है महाराष्ट्र के भीतर। और अगर ये मराठा प्राइड या मराठा जो आरक्षण की राजनीति उभर करके सामने आती है तो इसका डर दिखा करके, और ओबीसी की वहां पर आबादी करीब 40% है। इधर इस सरकार ने, जो महायुति की सरकार है, उसने कुछ और जातियों का समन्वय किया है ओबीसी में, कुछ जातियों को शामिल किया है ओबीसी में। तो ऑब्वियस है कि ओबीसी जो पॉलिटिक्स करती है बीजेपी, वो इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी करना चाहती है और आउटरीच करना चाहती है। तो एक बड़ी चुनौती राहुल गांधी के सामने ये होगी कि महाराष्ट्र के चुनाव को मराठा बनाम आदर्श या मराठा बनाम ओबीसी ना होने दें। राहुल गांधी ने हरियाणा में भी कोशिश की थी कि शैलजा बनाम भूपेंद्र हुड्डा ये इलेक्शन ना हो, लेकिन जमीन पर वो हुआ। इसलिए राहुल गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरी चुनौती जो राहुल गांधी के लिए है, वो खुद राहुल गांधी के अपने बयान को नरेंद्र मोदी इस मैदान में घसीट करके ले आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में ही सावरकर को लेकर के बयान दिया था। सावरकर शिवसेना के लिए और बीजेपी के लिए एक आइकॉन की तरह है, क्योंकि वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती हैं दोनों ही पार्टियां। और इस पर राहुल गांधी ने सावरकर को माफी वीर कहा था। ये भी उन्होंने कहा था कि मेरा नाम राहुल गांधी है। अपने ऊपर जो मानहानि का केस लगा है उस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं, इसलिए माफी नहीं मांगूंगा। ये भी एक चुनौती होगी राहुल गांधी के सामने जब नरेंद्र मोदी महाराजा शिवाजी के मूर्ति के टूटने के अपमान के सामने, वो उनके लिए एक तरह से नकारात्मक है। जो सिंधुदुर्ग में मूर्ति टूटी शिवाजी महाराज की, राहुल गांधी ने बड़ा तगड़ा प्रहार किया था पिछले दिनों जब वो महाराष्ट्र में थे। अब इसी का काउंटर जो बीजेपी के पास होने जा रहा है, नरेंद्र मोदी सावरकर का मुद्दा उठाएंगे। राहुल गांधी इसका मुकाबला कैसे करेंगे? जाहिर तौर पर शिवसेना ये नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी सावरकर की कोई बात करें, और सावरकर की अगर बात नहीं करते हैं राहुल गांधी तो हिंदुत्व पर कैसे अटैक करेंगे?
लेकिन मैंने फिर कहा कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो हिंदुत्व पर चुनाव नहीं जीतती है, जातियों के आधार पर चुनाव जीतती है। इसलिए राहुल गांधी के लिए ये कतई जरूरी नहीं होगा कि वो सावरकर का कोई मुद्दा उठाएं या हिंदुत्व का कोई मुद्दा उठाएं। महाराष्ट्र की जो धरती है वो सावरकर की भी है, आरएसएस का भी केंद्र है, लेकिन आरएसएस के केंद्र नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी धरती है और बुद्धिज्म की धरती है, जहां 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। नागपुर को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये नागवंशियों का केंद्र है, माने जो दलितों के पूर्वज हैं उनका केंद्र है, जबकि पेशवाई भी उसी के इर्द गिर्द रहे हैं। तो ज्योतिबा फूले, शाहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर, ये भी जमीन है, और कांशीराम की भी वो एक जमीन रही है, जहाँ एक तरह से आप ये कहें कि वहाँ उन्होंने अंबेडकरवाद का ककाहिरा सीखा है, पढ़ा है। तो वो एक जमीन है जहाँ से वो सीख करके और फिर उत्तर प्रदेश को अपनी कर्मभूमि बनाते हैं। महाराष्ट्र एक तरह से अगर इन सबको लेकर के हम कहें तो सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी जमीन आप कह सकते हैं, जहां अंबेडकर खुद हैं, बुद्धिज्म का केंद्र नागपुर है, और उस महाराष्ट्र में कई दलित राजनीतिक पार्टियां हैं। दलित फैक्टर बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी लगातार दलितों के मुद्दे को उठा रहे हैं, आरक्षण का मुद्दा हो, आबादी के अनुपात में उसे बढ़ाया जाए, ये भी राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र के दलितों में राहुल गांधी की एक अलग छवि है। वो कांग्रेस के एक नेता के रूप में या गांधी परिवार के एक नेता के से अलग राहुल गांधी को देखते हैं। एक नए सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में राहुल गांधी को देखा जा रहा है, और ये पिछला जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का उसका ये प्रमाण है। 48 लोकसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का जो परफॉर्मेंस था, 9 सीटें जीती थी बीजेपी ने, 7 सीटें जीती थी शिवसेना ने, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, और केवल 1 सीट मिली थी एनसीपी को, अजीत पवार को। कुल मिलाकर के 17 सीटें, जबकि 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी ने 43 माने 43 सीटें जीती थीं, जब वो शिवसेना के साथ गठबंधन में थी। ये जो झटका लगा इस चुनाव में, उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो संविधान बचाने का आंदोलन बन गया था। वो जहां डंके की चोट पर कहा जा रहा था कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, इसलिए 400 सीटें चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो एसर्ट किया है, सबसे ज़्यादा एक तरह से अटैकिंग मोड में आया था, वो दलित समाज था और बुद्धिस्ट था महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में 12% के करीब दलित है, लेकिन 6% के करीब वहाँ बुद्धिस्ट है। देश में सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट महाराष्ट्र में है। ये बाबा साहब के अपने प्रयत्न का करिश्मा है, जहाँ 6% के करीब 5.8 समथिंग बुद्धिस्ट हैं। और बुद्धिस्ट जो हैं बेसिकली महार हैं, और महार वो डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं, और इनके लिए संविधान बहुत बड़ा इशू है। अंबेडकर उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर अंबेडकर के एक शब्द पर भी खतरा मंडराता है तो वो पूरा समाज खड़ा होता है। और वो जानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी की असली मंशा क्या है, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को खत्म कर देना और संविधान को हटा करके मनुस्मृति के आधार पर संविधान को लागू करना। ये आरएसएस का आज का नहीं है, बहुत पुराना एजेंडा है। आरएसएस आज़ादी के आंदोलन को संविधान बनने के बाद ही इसको बराबर कहती रही है, लिखती रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन प्रकाश अंबेडकर जो उनकी पार्टी है बहुजन वंचित अघाड़ी, वो पिछले लोकसभा चुनाव में साथ में नहीं थी।
महाविकास आघाड़ी के, लेकिन एक बड़ी सफलता मिली थी और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी कहीं भी दूसरे स्थान पर भी नहीं पहुंच सकी थी। एक बड़ा झटका लगा था। इस चुनाव में क्या हो रहा है कि वो विदर्भ में 10 सीटों पर अभी उन्होंने अपने 10 प्रत्याशियों का ऐलान किया है और वे सारे के सारे प्रत्याशी मुस्लिम हैं। तो क्या प्रकाश अंबेडकर वही भूमिका अदा करने जा रहे हैं जो हरियाणा में बीएसपी ने की, एएसपी ने की? एक तरह से वोट कटवा पार्टी होकर के रह जाएगी। प्रकाश अंबेडकर के विषय में तो और भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन असली सवाल यह है कि 10 मुस्लिम प्रत्याशी विदर्भ में उतार देने के मायने क्या हैं, ये सीधे तौर पर शक पैदा करते हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि वो बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं या बीजेपी के साथ उनकी कोई मिली भगत है। राहुल गांधी की ये चुनौती होगी कि विदर्भ में वो क्या करेंगे और प्रकाश अंबेडकर और जो दूसरी पार्टियां, रिपब्लिकन पार्टी, दलितों की जो पार्टियां हैं, उनके वो मुकाबले वो कैसे अपने आप को दलित हितों के संरक्षक के तौर पर पेश करेंगे। संविधान बचाने की लड़ाई में वो कैसे अपने आप को आगे रखेंगे, साथ नहीं बल्कि कैसे आगे अपने आप को साबित करेंगे। इससे और इसको लेकर के उनकी कड़ी अग्नि परीक्षा है। तभी उन्हें विदर्भ जो कांग्रेस पार्टी का एक तरह से हब है, सबसे बड़ा केंद्र है, वहां पे उनकी एक अग्नि परीक्षा होगी। तो दलितों के बीच भी दूसरा और एक तीसरा जो मुद्दा आने जा रहा है, वो जो राहुल गांधी के लिए एक तरह से मुश्किल पैदा करने वाला है, वो ओबीसी का भी मुद्दा होगा। राहुल गांधी कास्ट सेंसस के मुद्दे को तो उठा रहे हैं, राहुल गांधी रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन केवल मुद्दों से काम नहीं चलेगा। मैंने हरियाणा के संदर्भ में भी कहा था कि 3 इशू हैं दलितों पिछड़ों के लिए। एक तो सम्मान बड़ा मुद्दा है, दूसरा एजेंडा बड़ा मुद्दा है, और तीसरा उससे भी बड़ा मुद्दा है आपका रिप्रेजेंटेशन का। जो ओबीसी की जातियां हैं, चाहे उसमें बंजारा हो, चाहे उसमें कुर्मी हो, या उसमें यादव हों, या अन्य जातियां हों, लोहार, कुम्हार, तेली वगैरह वगैरह, जो अन्य दस्तकार और कारीगर जातियां हैं, अति पिछड़ा समाज आप कह सकते हैं। तो पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज, एक फर्क आपको करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। शाहू जी महाराज पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश में आरक्षण को इंट्रोड्यूस किया, और वो कुर्मी माने जाते हैं, कुनबी समाज से हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में आप आइएगा या बिहार में आइएगा, कुर्मी समाज दूसरे ढंग से सोचता है दलितों के विषय में। जबकि शाहू जी महाराज दलितों को लेकर के किस ढंग से सोचते थे, ये इतिहास गवाह है इस बात का। तो वहां पर मुझे लगता है कि ओबीसी और दलितों के बीच में कोई फासला उस तरह का नहीं है, या उत्तर प्रदेश में जैसे सपा बनाम बासपा की राजनीति हुई है, इस तरह की कोई खाई नहीं है। महाराष्ट्र में लेकिन अति पिछड़ा समाज, जो बीजेपी का पुराना जनाधार रहा है, वो भी बड़ी मुश्किल में है, वो भी मोदी की पॉलिटिक्स से परेशान है। उसको कैसे आउटरीच करेंगे राहुल गांधी, वो सिर्फ तभी होगा जब आप रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो सबसे बड़ा सवाल इन पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों और दलितों में होगा कि कांग्रेस पार्टी कैसे रिप्रेजेंटेशन देती है, राहुल गांधी उन नेताओं को अपने साथ ला करके कैसे उनको सम्मान देते हैं। एजेंडे की बात तो कर ही रहे हैं, संविधान की बात तो कर ही रहे हैं। तो एक तीसरी बड़ी चुनौती होगी ओबीसी समाज के लिए, जबकि ओबीसी को लेकर के बीजेपी बहुत सारी चीज़ें, जैसे क्रीमी लेयर को 15 लाख तक लेकर के जा रहे हैं, और राहुल गांधी का क्या पैकेज होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा जो इशू है रिप्रेजेंटेशन का, उस पर अगर कांग्रेस पार्टी ने काम किया, राहुल गांधी ने काम किया। शिवाजी महाराज के बारे में उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें कही थी कोल्हापुर में, बहुत इमोशनल टच भी उन्होंने दिया था कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक नहीं किया गया। उसी तरह के लोग, उसी विचारधारा के लोग, उसी सोच के लोग आज भी बैठे हुए हैं, जिन्हें जो नए पार्लियामेंट के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं लेकर के जाते हैं, राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं लेकर के जाते हैं। राहुल गांधी नो डाउट उन मुद्दों को छू रहे हैं, बहुत इमोशनल इश्यूज हैं उनके लिए, लेकिन असली अग्नि परीक्षा तो उनकी रिप्रेजेंटेशन पे होगी, संगठन को लेकर के होगी, और जो मैंने कहा कि दलितों को लेकर के होगी। ये मुश्किलें हैं उनके सामने। अगर इनसे राहुल गांधी ने निपट लिया तो फिर महाराष्ट्र में
महाविकास अघाड़ी को आने से कोई नहीं रोक सकता। शुक्रिया।